हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सी विजिल 22। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो क्यों कंटेक्स्ट में है? क्योंकि अभी इसका थर्ड एडिशन 2022 सी विजिल 22 जिसे कहेंगे, ये अभी होल्ड किया जाएगा और ये एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि कोस्ट, अपने जो कोस्ट है इंडिया के, उसके लिए डिफेंस, हम कितने, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमारे कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी है, उसके लिए ये एक्सरसाइज है और पैन इंडिया बेसिस है। मतलब कि ये सारा अपना कोस्ट लाइन जो है पूरा कवर करेगा। तो ये एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ये 2018 में कंसेप्चुलाइज किया गया था, जब ये 26/11 के जो अटैक हुए थे। ठीक है, तो तब से हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे एनहांस किए जाने के प्रयत्न चालू है हमारे। तो उसके पार्ट स्वरूप ही ये एक्सरसाइज जो है वो 2018 में कंसेप्चुलाइज की गई थी। अभी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो ये इंडियन नेवी कंडक्ट करता है और इसके अंदर कोस्ट गार्ड और बाकी सारे जो भी मिनिस्ट्रीज है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए जो जो जिनके डोमेन में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का काम आता है, वैसे सारी मिनिस्ट्रीज और उसके साथ में सारे कोस्ट गार्ड और जितनी भी नेवल विंग्स है हमारी, ये सारी इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और ये सब ये एक्सरसाइज के पार्ट बनेंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये थर्ड एडिशन है। ठीक है, 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। 26/11 के अटैक के बाद में, 26/11 के अटैक में हमें पता है कि वो लोग, मुंबई अटैक जब हुए थे तो वो लोग समंदर के थ्रू आए थे और इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की जाती है। इसमें इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड और बाकी सारे जो भी मिनिस्ट्रीज है कि जो नेवल या तो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के काम देखते हैं, उन सबको ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। अभी ये क्या है, ये सी विजिल 22 में क्या क्या कहा जाएगा? तो ये जो है वो हमारा पूरा 7,516 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इन सबको कवर करेगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसा है कि अगर हमारा ये शीस और ये समंदर है, ठीक है, ये हमारा लैंड है, ये कोस्ट है और कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है, इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और इंडिया में कई कई जगह पे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अराउंड 350 नॉटिकल माइल तक भी है, बढ़ाया गया है हमारे लिए ये स्पेशली। बट जनरली ये 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट लाइन होता है कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल का जो भी वाटर बॉडी है समंदर में, और इसके आगे हम इसे डीप सी कहेंगे, ठीक है, या तो हाई सीज कहेंगे। तो ये हाई सीज आने से पहले की जो बाउंड्री है ये पर्टिकुलर कंट्री के अंडर में होती है और ये पूरा जोन प्लस हमारी पूरी जो कोस्ट लाइन है इंडिया की टोटल, ठीक है, ये सारी कोस्ट लाइन जो है ये पूरी इसी विजिल 22 जो है ये कवर करेगी। और यहाँ पे ये लोग देखेंगे कि हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी एपरेटस जो है वो कैसा है, हमारी कोस्टल डिफेंस अरेंजमेंट्स कैसी है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज की जाएगी। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली ये ट्रॉपेक्स एक मेजर एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जिसके लिए वार्म अप के हिसाब से की जाती है। तो ट्रॉपेक्स क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है ये भी अपने सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म, मतलब थिएटर लेवल है, मतलब कि हर एक थिएटर्स जितने भी है, जैसे कि कितनी शिप्स है, अपनी वॉर शिप्स कैसी है, अपनी वॉर सबमरीन्स कैसी है, अपने टोरपेडोज है, अपने फ्राइगेट्स है, ठीक है, प्लस अपना जो भी कोस्ट गार्ड्स है, तो कोस्ट गार्ड का जो काम है वो कितने प्रिपेयर्ड है, अपनी नेवी कितनी प्रिपेयर्ड है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो थिएटर्स है, इन सबको ही कनेक्ट करके एक बड़ी एक्सरसाइज की जाती है, ट्रॉपेक्स जिसका नाम है, जो हर 2 साल में कंडक्ट होती है। 2021 जनवरी में लास्ट कंडक्ट हुई थी और अभी जनवरी 2023 में ये फिर से कंडक्ट होगी। तो इसीलिए इसके वार्म अप के स्वरूप में ये सी विजिल एक्सरसाइज की जाती है। और सी विजिल और ट्रॉपेक्स दोनों जो है वो दोनों ही हमारी जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इन दोनों को एड्रेस करने के लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में ये दोनों काम करते हैं।
तो यहाँ से याद रखिएगा कि सी विजिल 22 है, ये हमारा एंटायर कोस्ट लाइन कवर करेगा, प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी ये कवर करेगा, मतलब हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी प्रोटेक्टेड है कि नहीं वो ये देखेगा, ठीक है। और ये जो है ये ट्रॉपिक्स जो एक मेजर नेवल एक्सरसाइज है उसके वार्म अप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बाली G20 समिट। G20 नेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। तो G20 नेशंस जो है वो काफ़ी बड़ा ग्रुपिंग है, एक नेशनल लेवल का ग्रुपिंग है, सॉरी ग्लोबल लेवल का ग्रुपिंग है, जिसमें टोटल 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन, इन सबका एक इनफॉर्मल ग्रुप है। तो ये ग्रुप की हर साल समिट्स होती है अलग अलग। तो इसकी जो 17 समिट जो है कि जो 2022 में होगी, नवंबर दिसंबर 2022 में होगी। तो ये 2022 में ये नुसा दुआ रिसोर्ट है बाली में। बाली इंडोनेशिया का एक सिटी है। तो वहाँ पे नुसा दुआ रिसोर्ट में ये एक्सरसाइज, ये समिट करने के लिए G20 कंट्रीज के सारे लीडर्स जो है वो इकट्ठा होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि G20 क्या है। पहले तो जैसे मैंने बोला कि G20 वो 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। ये 19 देश और यूरोपियन यूनियन को एक यूनिट लेके 20 करते हैं, तो ग्रुप ऑफ 20 ये इसका फुल फॉर्म होगा G20। उसके अंदर दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। याद रखिएगा कि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या तो हेडक्वार्टर्स नहीं है। और इनके जो मेंबर नेशंस जो है वो मेंबर नेशंस में वर्ल्ड पॉपुलेशन के, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 66% लोग ये G20 कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। कि जो ग्लोबल GDP का 85% जितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जितना भी होता है, वर्ल्ड में जितना इन्वेस्टमेंट होता है इसका 80% जितना इन्वेस्टमेंट ये G20 कंट्रीज करते हैं। और जो भी अपना ग्लोबल ट्रेड है उसका 75% पार्ट जो है ये G20 कंट्रीज से आता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा यहाँ से कि एक तो G20 की ये 17th समिट है 2022 वाली, जो कि बाली के नुसा दुआ रिजॉर्ट में कंडक्ट होगी, ठीक है। मतलब कि अभी इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, इसीलिए इंडोनेशिया का जो बाली है उसमें ये नुसा दुआ रिसोर्ट में G20 की 17th समिट जो है ये कंडक्ट होगी। G20 वो है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है। और ये इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के हेड्स भी आते हैं। परमानेंट सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर्स इसका कोई नहीं है। जो G20 मेंबर नेशंस जो है वो 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसके मेंबर नेशन कौन से हैं देख लेते हैं। UPSC में पूछा गया है मेंबर्स को लेके, G20 के मेंबर्स को लेके क्वेश्चन। तो ये मेंबर्स याद रखिएगा। उसके मेंबर्स है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 19 कंट्रीज हुए प्लस EU, ठीक है। ये इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स के नाम याद रखिएगा। आप लोग मैप के थ्रू भी ये मेंबर नेशंस के नाम याद रख सकते हैं। आपके एटलस में इसको आप पॉइंट आउट करके रख सकते हैं। अभी इसमें और एक टर्म है G20 के, जैसे ट्रोइका ऑफ G20। तो ट्रोइका वर्ड का मीनिंग क्या है कि ग्रुप ऑफ 3। जब भी कोई ग्रुप ऑफ 3 होगा इसे ट्रोइका कहेंगे। और G20 का जो ट्रोइका है वो भी ग्रुप ऑफ 3 नेशंस है। बट ये कौन से कंट्रीज रहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में प्लस अभी प्रेजेंट में और नेक्स्ट ईयर जो प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंसीज जिनके पास रहेगी, तो ये प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट प्रेसिडेंसीज होल्डिंग नेशंस है। तो इसमें अभी इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। मतलब कि इंडिया, ये जो इंडोनेशिया है नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर मतलब 2023 की अगर बात करें तो 2023 के लिए प्रेजेंट मेंबर रहेगा इंडिया, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है वो उसके पहले था, अभी इंडोनेशिया के पास में है। तो इंडोनेशिया इंडिया को ये प्रेसिडेंसी हैंड ओवर करेगा। तो प्रीवियस मेंबर ट्रोइका का होगा इंडोनेशिया, प्रेजेंट इंडिया, और इंडिया के बाद में ब्राज़ील इसका
प्रेसिडेंट बनेगा। तो इसीलिए ये 3 कंट्रीज जो है, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, वो 2023 के लिए ट्रोइका रहेगा G20 का। और ये जो ट्रोइका जो है वो इंश्योर करता है कि G20 के जो भी एजेंडा है, जो भी काम है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस और स्मूथ रहे। तो ये ट्रोइका जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं इस चीज़ में, और ये इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है। G20 में भी ये ट्रोइका इम्पोर्टेंट रहता है काफ़ी, कि ये लोग, इंडोनेशिया ने क्या काम किया है उसको ही इंडिया आगे बढ़ाएगा, फिर इंडिया कुछ नया उसमें एडिशन करेगा, और इंडिया के काम के ऊपर से फिर आगे ब्राज़ील उसे आगे बढ़ाएगा, और ब्राज़ील अपना कुछ योगदान इसमें देगा। अभी यहाँ पे देखिए कि ये तीनों 3 कंट्रीज जो है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील, ये तीनों 3 ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी जो भी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, या तो हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, उसमें 2 पार्ट है। एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो, उसके अंदर सारी डेवलप्ड कंट्रीज आती है, जैसे कि अमेरिका है, EU है, ठीक है, रशिया है, चाइना है। तो ये सारी ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सारी पावरफुल नेशंस जो है, रिच एंड पावरफुल नेशंस, डेवलप्ड पावरफुल नेशंस, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ग्लोबल साउथ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के डेवलपिंग कंट्रीज है, कि जो उतने पावरफुल नहीं है। और अभी तक ये देखा गया था कि सारे डिसीजंस जो होते थे ये सब फॉरम्स पे, उसमें ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता था। लेकिन अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 साल कंटिन्यूअसली सदर्न कंट्रीज को इसका प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी जो ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा जो है, ये ग्लोबल साउथ की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इंडिया जो है वो एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का पार्ट मानता है, और वो सदर्न हेमिस्फीयर का रिप्रेजेंटेटिव खुद को मानता है, बिकॉज हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। और जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर के सारे कॉन्टिनेंट्स में जो भी कंट्रीज है उनको कॉलोनियलिज्म का शिकार बनना पड़ा था, वैसे इंडिया भी कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म का शिकार हुआ है। तो इसीलिए हम एक्चुअली ग्लोबल साउथ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ये सारे जो 20 मेंबर नेशंस है उनके नाम याद रखिएगा। और दूसरा कि ट्रोइका का मतलब याद रखिएगा, कि ट्रोइका का मतलब ये है कि जो भी प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर नेशंस जो है उसका ग्रुप है। अभी ये 17 समिट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मोटो या तो थीम ये समिट का क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। कहाँ से रिकवर करना है हमें? कोविड-19 पेंडेमिक की जो इफेक्ट्स है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई है अभी, तो उससे हमें रिकवर करना है, एक साथ रिकवर करना है। और प्री पेंडेमिक जो सिचुएशन थी उससे ज़्यादा स्ट्रांग हमें रिकवर करना है अभी। तो ऑब्वियसली ये थीम ही बताती है कि ये जो समिट है उसका फोकस एरिया ज़्यादातर ये रहेगा कि वो पोस्ट पेंडिंग रिकवरी पे फोकस करेगा। और दूसरा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर हुई है, अभी काफ़ी सारी जगह पे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये इसको टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए उसके ऊपर भी ये G20 की 17 समिट जो है ये फोकस करेगी। अभी उसके अलावा जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ये मेंबर कंट्रीज के, ठीक है, वो कौन से बातों पे डिस्कस करेंगे इस G20 ये वाली 17th G20 समिट में? तो वो देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमने देखा कि फोकस पॉइंट ये रहेगा, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा हेल्थ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे नेशंस को पता चला है कि अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए किस तरह से पार्टनरशिप की जाए ग्लोबल लेवल पे, और किस तरह से इसको ज़्यादा हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाया जाए, उस चीज़ के भी डिस्कशंस करेंगे ये लोग। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो दिस एरा इज़ ऑफ डिजिटल एरा, ठीक है, तो इसीलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी ये लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे याद रखना ये है कि ये तमन युतन राया, ये चीज़ क्या है? तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विडोडो, वो क्या करेंगे कि इंडोनेशिया में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट आया हुआ है जिसका नाम है ये तमन युतन राया। तो ये मैंग्रोव जो है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था क्लाइमेट चेंज की असर की वजह से। तो 30 साल से एक प्रोजेक्ट ये लोग चला रहे हैं जिसकी वजह से ये तमन हुतन राया जो है वो रिस्टोर हुआ है। तो वहाँ पे ये सारे लीडर्स को ये लेके जाएंगे
और जो भी उनको दिखाएंगे अपना एग्जाम्पल कि किस तरह से उन्होंने इस मैंग्रोव को रिस्टोर किया और किस तरह से वर्ल्ड इसमें से एग्जाम्पल ले सकता है। तो ये साइड से हमें याद रखना है कि G20 समिट का मोटो या तो थीम क्या है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। उनका फोकस पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पे रहेगा। वो लोग 3 मैटर पे डिस्कस करेंगे, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनरशिप और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये तमन राया क्या है, तो इंडोनेशिया में आया हुआ एक मैंग्रोव है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद में ये पहली बार G20 समिट मिल रही है, मतलब आफ्टर दैट कन्फ्लिक्ट दिस इज द फर्स्ट समिट। और यहाँ पे ये समिट में ये लोग ये इश्यू के लिए ग्लोबल कंसेंसस तैयार करने का काम करेंगे। और इंडिया के लिए ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो अभी प्रेसिडेंट है वो इंडिया को प्रेसिडेंसी हैंडओवर करेगा G20 की, और 1 दिसंबर 2022 से इंडिया जो है ये G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। ये समिट में नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे लिए कि G20 जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट जब इंडिया बनेगा तो उनका एजेंडा क्या रहेगा, क्या क्या काम हम करेंगे, उसके ऊपर एक स्पीच देंगे। इन शॉर्ट मतलब वो बताएंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा इंडिया का। और अभी स्पेक्यूलेशंस ऐसे हो रहे हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ पे फोकस करेगा, और दूसरा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है उसके ऊपर, और उसके साथ में फूड और जो फ्यूल शॉर्टेजेस है उसको कम करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए उसके ऊपर इंडिया का फोकस रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर नेक्स्ट ईयर तक, मतलब 2023 में दिसंबर तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा। 1 साल के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंसी दी जाती है G20 में, वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, अभी ये समिट जो है उसके अटेंडेंस कौन कौन रहेंगे, कौन कौन अटेंड करेगा। ज्यादातर तो G20 के सारे लीडर्स जो है G20 मेंबर नेशंस के, वो सारे अटेंड करते हैं, बट इस बार ये लोग अटेंड करेंगे। लेकिन इतना याद ना रखेगा तो भी ये चीज याद रखिएगा कि कौन कौन अटेंड नहीं कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया अटेंड नहीं करेंगे, और मेक्सिको और ब्राजील के जो लीडर्स हैं वो अटेंड नहीं करेंगे। रशिया क्यों अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि रशिया अभी फोकस में है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उनको आंसर देना पड़ेगा, सो वो अटेंड नहीं करेगा। और मेक्सिको और ब्राजील के अंदर अभी लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है, वहाँ पे चेंज हो रही है लीडरशिप, तो उसकी वजह से वो लोग भी ये समिट अटेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पेन जो है ये G20 का मेंबर नहीं है, बट वो एक परमानेंट इन्वाइटी है, मतलब G20 की जितनी समिट्स होती है उसमें स्पेन हमेशा अटेंड करता है उसे। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और इसमें 17 समिट में कुछ स्पेशल इन्वाइटीज रहेंगे, मतलब स्पेशल कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया है अटेंड करने के लिए। तो उसमें है कंबोडिया, फिजी, नेदरलैंड्स, रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर, सुरीनाम, यूएई और यूक्रेन। बाकी सारे जो है वो ऑफलाइन अटेंड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बाली में। लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है ये ऑनलाइन मतलब कि वर्चुअली अटेंड करेंगे ये समिट को। इसके अलावा ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, आसियान और अफ्रीकन यूनियन के जो हेड्स हैं, ठीक है, उनके जो सेक्रेटरीज होंगे या तो मतलब जो भी प्रेसिडेंट्स होंगे, ये भी 2020 की ये जो समिट है उसे अटेंड करेंगे। तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि रशिया, मेक्सिको और ब्राजील ये समिट अटेंड नहीं करने वाले हैं। स्पेन परमानेंट इन्वाइटी है, और स्पेशल इन्वाइटीज में कंबोडिया, फिजी, नेदरलैंड्स, रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर, सुरीनाम, यूएई और यूक्रेन है। यूक्रेन प्रेसिडेंट वर्चुअली अटेंड करेंगे, बाकी सारे बाली में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूएन, आईएमएफ, आसियान और अफ्रीकन यूनियन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी ये समिट को अटेंड करेंगे। थर्ड टॉपिक, अभी जब हमने G20 के बारे में बात की तो हम अभी G20 के लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2023 का लोगो क्या है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, जो कंट्री, वो कंट्री नेक्स्ट ईयर के लिए G20 का लोगो डिजाइन करता है। तो उसमें इंडिया ने ये G20 का लोगो, उसकी थीम और उसकी वेबसाइट, ये तीनों अनवेल कर दिए हैं। तो ये है लोगो G20 का, ठीक है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि G20 लिखा हुआ है। और ये जो G20 लिखा है ये हमारे सेफ्रॉन ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो कि अपना नेशनल फ्लैग जो है वो कलर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे 20 का जो 0 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लोटस फ्लावर है। ये लोटस फ्लावर की 7 पेटल्स है, और यहाँ पे
ये अर्थ जो है वो ब्लू कलर में लोटस फ्लावर के ऊपर दिखी गई है। और यहाँ पे एक मोटो या तो थीम दिखी जा सकती है, जिस वसुधैव कुटुंबकम ये थीम है हमारी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो अभी देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लोटस जो है तो ये लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, मतलब कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, उसमें 7 पेटल्स है, तो ये 7 पेटल्स जो है वो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ में म्यूजिक के 7 नोट्स को भी ये रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से 7 नोट्स मिलकर एक अच्छा मेलोडी बनाते हैं उसी तरह से, लेकिन ये मेलोडी में जैसे 7 नोट्स जो है वो घुल मिल जाते हैं पूरे और मेलोडी बनती है, लेकिन फिर भी हर एक नोट का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो एक वर्ल्ड बनाते हैं। वर्ल्ड के अंदर ये सारे एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हर एक कॉन्टिनेंट का खुद का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये चीज ये लोटस फ्लावर और उसकी 7 पेटल्स दिखाता है। अभी G20 जो है वो अपने कलर्स में है, सैफरन इन वाइट एंड ग्रीन, ठीक है, कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कलर्स यूज किए गए हैं। और ब्लू अर्थ, यहाँ पे जो ब्लू अर्थ दिखाई गई है, तो यहाँ पे अर्थ दिखाने का मतलब ये है कि इंडिया का अप्रोच जो है वो प्रो प्लेनेट अप्रोच है, मतलब हम नेचर के साथ हार्मोनी में, परफेक्ट हार्मोनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं। आदिकाल से ही हम नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब हम नेचर की पूजा करते हैं, नेचर के एलिमेंट्स की, और नेचर को प्रोटेक्ट हाँ करने के लिए हमारा जो प्लान रहेगा, हम जो इकोनॉमी है वो भी सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये प्रो प्लेनेट अप्रोच को भी दिखाता है इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थीम है वो देख लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये ऐसे बोलता है कि इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंसी के ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड को एक एजेंडा पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ट्राई करेगा। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इस तरह के कोई डिविजन्स नहीं होने चाहिए। इंडिया ट्राई करेगा कि ऐसे डिविजन्स जो है वो कम हो, उनके बीच की गैप कम हो, और जस्ट हम एक वर्ल्ड बना पाए, सब एक थीम पे आ पाए, ये ट्राई इंडिया करेगा। ये चीज ये थीम का महत्व है हमारे। तो ये लोगो से याद रखिएगा कि हमारा जो लोगो है उसमें लोटस है, जिसमें 7 पेटल्स है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 म्यूजिक नोट्स ऑफ म्यूजिक को दिखाता है। ठीक है, G20 में के जो कलर यूज किए हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स यूज किए गए हैं, और ब्लू अर्थ जो है वो प्रो प्लेनेट अप्रोच दिखाता है इंडिया का, और थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement, the headquarters of G20 is at Geneva, Switzerland. Second statement, G20 represent 66% of global trade, 75% of global GDP and 85% of global population. The theme of 17th G20 summit is Vasudhaiva Kutumbakam, and the troika of G20 represents the 3 most powerful member nations. ठीक है, choose the correct answer. Option A, only one statement is true. Option B, only 2 statements are true. Option C, only 3 statements are true. Option D, all the statements are wrong. Pause the video. आंसर गेस कीजिए क्या होगा। ओके, इसका आंसर है डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। हमने देखा कि कोई हेडक्वार्टर नहीं है जिनीवा का, सॉरी G20 का, ठीक है, तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा कि G20 का कोई हेडक्वार्टर या कोई सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स है वो एक्सचेंज कर दिए गए हैं। 66% ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए है, 75% ग्लोबल ट्रेड और 85% ग्लोबल जीडीपी है। ठीक है, और थीम जो है, अच्छा ये थीम तो है, लेकिन ये थीम किसकी है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम है। जब इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा तो इंडिया ये थीम पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन समिट जो है 17 G20 समिट, उसकी थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों ही थीम्स है, कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। और ट्रोइका, नो डाउट ट्रोइका 3 नेशंस को दिखाता है, लेकिन ये ट्रोइका G20 का जो ट्रोइका वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रेजेंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर नेशंस। ठीक है ना, कि कौन कौन प्रेसिडेंट रहे थे प्रेजेंट, पास्ट और प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस, प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में जो भी
तीन नेशंस जो है कि जो प्रेसिडेंट रहे थे उनको ट्रोइका रिप्रेजेंट करता है। सो हर एक स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अभी यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पूरा श्योर होना पड़ता है कि सही में कौन से सही है, कौन से गलत है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।